हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और आपका इन्वेस्ट वाइज में बहुत बहुत स्वागत है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम एक ट्रेड लेते हैं एक ब्रेकआउट पे और ट्रेड लेते ही हमें लॉस बुक करना पड़ जाता है क्योंकि वो ट्रेड एकदम से रिवर्स हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम मुझे लगता है शायद सभी ने फेस की होगी एट सम पॉइंट और द अदर। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो ये लेके आया हूं कि आप फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड कैसे करेंगे। और ये चीज अगर आपने ठीक से सीख ली तो आपके प्रॉफिट्स कई गुना बढ़ जाएंगे और लॉसेस भी आपको कम बुक करने पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए आपको पूरा ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा उसको समझने के लिए। अगर आप उसको बीच में छोड़ देंगे या आप उसको स्किप करेंगे तो आपको इस वीडियो का फायदा नहीं हो पाएगा और आप ये चीज नहीं जान पाएंगे कि कैसे हमें फॉल्स ब्रेकआउट्स को अवॉइड करना है। और इस वीडियो में मैंने एग्जांपल्स के साथ जब चीजें समझाई हैं तो पहले आपको ये दिखाऊंगा कि फॉल्स ब्रेकआउट कैसे हुआ और उसके बाद फॉल्स ब्रेकआउट के कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे अवॉइड करना है और जो एक्चुअल ब्रेकआउट्स हैं वो कैसे होते हैं। और उसके बाद आपको एक एक्चुअल चार्ट दिखाऊंगा फाइन लास्ट में, जहां पे आपको पूरा ढंग से समझ आ जाएगा कि मैंने पूरी वीडियो में क्या समझाने की कोशिश की है। और जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके उसको ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले सारी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो सबसे पहले समझा दूं अपने जो बिगिनर्स हैं उनके लिए खास करके कि फॉल्स ब्रेकआउट होता क्या है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और एक स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहा है और उसने इस रेजिस्टेंस की लाइन को क्रॉस कर दिया। तो बहुत बार देखने वाले को ऐसा लगता है कि अब ये लेवल जो है ये क्रॉस हो चुका है और यहाँ से अब स्टॉक और ऊपर जाता रहेगा। लेकिन क्रॉस जस्ट क्रॉस करते ही सडनली उसमें सेलिंग आ जाती है और वो स्टॉक शार्पली नीचे मूव करता है, जिसकी वजह से या तो आपने जो स्टॉप लॉस पहले से इनपुट किया हुआ था या तो वो ट्रिगर हो जाता है या जैसे आपका लॉस बढ़ते जाता है तो मजबूरी में आपको किसी पॉइंट पे उस ट्रेड को काटना पड़ता है और लॉस बुक करना पड़ता है। तो ये जो अपीयरेंस होती है कि एक ब्रेकआउट हो चुका है इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे ऊपर स्टॉक जा चुका है, इस पॉइंट पे जो स्टॉक एक रेजिस्टेंस की लाइन से ऊपर चले जाता है या एक गिरता हुआ स्टॉक सपोर्ट की लाइन से नीचे चले जाता है, तो उसको फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं जब स्टॉक सडनली डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। तो अब चार्ट पे समझ लेते हैं। एक दो एग्जांपल्स मैंने चार्ट्स पे दिखाए हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। अब इसमें देखिए इस पॉइंट पे आके एक स्टॉक एक रेंज में चला गया था, ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, कई दिनों से एक रेंज में अटका हुआ था और ये जो है एक रेजिस्टेंस की लाइन बन गई थी। तो यहां से स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो कोई भी किसी को भी लगेगा कि अगर ये लाइन क्रॉस हो गई तो स्टॉक और ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टॉक वाकई में ऊपर गया भी। तो अगर कोई इस पॉइंट पे पोजीशन लेता तो देखते हैं अगले दिन जो है वो नीचे आ गया और शायद उसको किसी पॉइंट पे लॉस बुक करना पड़ता, जबकि उसने सोचा था कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस की लाइन बन गई। तो अब कोई ये भी सोच सकता है कि अगर इससे स्टॉक ऊपर चला गया तो एक और अपमूव हो सकती है और यहाँ पे ये अपमूव हुई भी और ये स्टॉक जो है इस सेकंड रेजिस्टेंस की लाइन को भी ब्रेक करके ऊपर चला गया। लेकिन अगले दिन ही बिना फॉलो थ्रू के स्टॉक में सेलिंग आई और उसके बाद सेलिंग कंटिन्यू होती चली गई। तो यहां से जब सेलिंग आई तो स्टॉक ये जो सपोर्ट की लाइन इस पॉइंट पे बन रही थी, ये कई दिनों से इस लाइन को से स्टॉक नीचे नहीं जा रहा था। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक सपोर्ट की लाइन थी। लेकिन यहां से जो सेलिंग आई है उसके बाद स्टॉक जो है इस लाइन को भी क्रॉस करके नीचे चला गया। तो फॉल्स ब्रेकआउट में ऐसे धोखे भी हो सकते हैं जहां पे स्टॉक ऊपर जाने की जगह नीचे आ जाए और आपको लॉस बुक करा दे और पिछले सपोर्ट जो था उसको भी तोड़ जाए। तो इन चीजों से पोजीशन लेते समय बच के रहना चाहिए। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एनटीपीसी का स्टॉक है। इसमें स्टॉक जो है कुछ दिनों से ऑलमोस्ट इस रेंज में था। ये इसका सपोर्ट था, आप समझ लीजिए इस पॉइंट तक। उसके बाद ये जो है ये पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस था, कुछ दिनों तक इस रेंज में फंसा हुआ था। अब यहाँ जो है ये इसकी रेजिस्टेंस की लाइन थी
और ये जो है इस पॉइंट पे आके इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो कोई जो एनीबॉडी कुड हैव टेकन अ पॉजिटिव पोजीशन एंड गॉन लॉन्ग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और प्लस करके स्टॉक को सोचता कि यहां से अब ये स्टॉक और ऊपर जाएगा, लेकिन अगले ही दिन इस स्टॉक में सेलिंग आ गई और उसके बाद नेक्स्ट डे भी फॉलो थ्रू हुआ, और जो एक सपोर्ट की लाइन बन रही थी अराउंड दिस पॉइंट, ये हालांकि ये हल्का सा तोड़ा भी है, लेकिन दिस कुड आल्सो बी लाइक अ फॉल्स ब्रेकआउट कि एक स्टॉक नीचे जा रहा है। दिस ये जो है ये अपर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट है, ये जो है ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट है, तो ये भी एक फॉल्स ब्रेकआउट ही था एक तरह से। लेकिन ये जो एक कुछ दिनों तक सपोर्ट की लाइन बनी हुई थी उसको भी तोड़ के स्टॉक जो है अब और भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ऐसी चीजों से बचना है। अब आप ये देखिए कि इस पॉइंट पे आके इसने ये जो नीचे एक सपोर्ट बना था, ये एक सपोर्ट था इस पॉइंट तक का, इस उसके बाद ये एक और यहाँ पे एक और सपोर्ट लाइन बनी, तो ये जो स्टॉक की यहाँ मूवमेंट हुई है, इसने पहले इस सपोर्ट को तोड़ा, उसके बाद इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया। तो अगर किसी ने ये सोचा होता कि यहाँ इन दोनों पॉइंट्स पे स्टॉक को सपोर्ट मिल जाएगा और शायद ये दोबारा अप मूव करेगा, तो ऐसा हुआ नहीं इस केस में। और ये एकदम लाइव केसेस हैं, ये जुलाई की केसेस हैं, ये चार्ट मैंने आज ही लिए हैं वीडियो बनाते समय, तो आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों सपोर्ट को तोड़ के चला गया। तो कोई अगर ये सोच रहा होता कि मैं इस यहाँ पे आके मेरे को मेरा जो लॉस है वो कम हो जाएगा, या इस पॉइंट पे आके मेरा जो लॉस है वो कम हो जाएगा, वो हुआ नहीं। अब ये देख लेते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर आपने ये पकड़ लिए तो आप फॉल्स ब्रेकआउट से बच जाएंगे। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर आप इनका ध्यान देंगे तो काफी हद तक आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो ब्रेकआउट है वो एक छोटे रेंज में से होना चाहिए। एक छोटी रेंज में अगर स्टॉक होगा तो वहां से अगर ब्रेकआउट होता है तो वो एक जेन्युइन और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है, एक जेन्युइन ब्रेकआउट हो सकता है। दूसरा, अगर स्टॉक ने एक बेस बना लिया हो, चाहे ऊपर चाहे नीचे, एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए ये एक लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है और वो हायर लोज बना रहा है, स्टॉक जो है इट इज मेकिंग हायर लोज, और ये एक रेजिस्टेंस की लाइन के पास में है, तो इट कुड बी दिस कुड बी वन थिंग। दूसरा, अगर ये सपोर्ट की लाइन है और स्टॉक जो है वो लोअर हाइज बना रहा है, तो वो भी एक बेस हो सकता है। तो ये इस फर्स्ट केस में ये बेस हो गया जो रेजिस्टेंस की लाइन है, सेकंड केस में ये जो सपोर्ट की लाइन है ये बेस हो गई। तो आपको ये देखना है कि कोई बेस है, और दूसरा क्या स्टॉक जो है वो हायर लोज या लोअर हाइज बना रहा है कि नहीं बना रहा। तीसरा, जो बेस फॉर्मेशन है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास होनी चाहिए, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद ही आपको ब्रेकआउट मिलता है, इसीलिए जो बेस फॉर्मेशन है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है मोमेंटम, जो है वो वीक नहीं होना चाहिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास। मैंने कुछ वीडियोस पहले बनाई हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, कि जब एक स्टॉक एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है और अगर उसका जो ट्रेंड है वो वीक हो जाता है, तो उसका मतलब जो है वो शायद वो ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। और सिमिलरली अगर कोई रिवर्सल होगा और अगर वो वीक है तो और ज्यादा उसमें फॉलो थ्रू नहीं होता है, तो वो भी एक ऐसा साइन है जिसका मतलब ये है, जिसका इंडिकेशन ये है कि वो जो रिवर्सल है वो बड़ा ही शैलो रिवर्सल है और वो स्टॉक को एक्चुअल डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करेगा। और दूसरा, कुछ और इंडिकेटर्स का भी आपको ध्यान देना चाहिए, और सिमिलरली उसकी जो कैंडलस्टिक्स हैं उनकी शेप का भी ध्यान देना है जो पहले बनी, और उनके वॉल्यूम्स का भी ध्यान देना है। और अगला जो एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये देखिए, ये हमने टोरेंट फार्मा का चार्ट लिया है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये इसका बेस बन गया और ये एक रेंज में है स्टॉक इतने दिनों से। तो अगर आप देखें तो ये जो लाइन है ये बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट 2-3 महीने से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। पहले इसने एज एन सपोर्ट एक्ट किया यहाँ पे, इसने एज अ सपोर्ट एक्ट किया यहाँ पे, और इसने एज अ सपोर्ट एक्ट किया यहाँ पे। तो इस सपोर्ट को इसने फिलहाल पिछले 2-3 महीने में ब्रेक नहीं किया है,
और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट एक पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ये पिछले 2 बार इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा है, पहले इधर नहीं तोड़ा, फिर इधर नहीं तोड़ा, तो 2 या 3 बार इस रेजिस्टेंस को ऑनर कर चुका है और ये सपोर्ट है। तो अगर इन दोनों में से किसी लेवल्स को अब ये स्टॉक ब्रेक करता है तो दैट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग मूव इन आइदर डायरेक्शन, और इस मूव को आप ट्रेड कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है, इट्स अ वाइल्ड गेस दैट प्रोबेबली द स्टॉक विल मूव अप एंड प्रोबेबली ब्रेक दिस रेजिस्टेंस, बट टाइम विल टेल कि मेरा मानना सही है कि नहीं है। और दूसरा जो मैं और इंडिकेटर्स की बात कर रहा था, तो दो तो हमारे करेक्टरिस्टिक्स इसमें पूरे हो गए। एक तो स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है, चाहे आप बड़ी रेंज इस टाइम फ्रेम की पूरी की रेंज ले लें, चाहे आप सिर्फ इस कुछ दिनों की रेंज लें, लेकिन दोनों में से कोई भी रेंज आप लेंगे तो है तो स्टॉक रेंज में ही। और दूसरा ये सपोर्ट लेवल्स के आसपास है, जो हमारा दूसरा पॉइंट था वो भी पूरा हो गया। तीसरा मैंने बात की थी कि बाकी इंडिकेटर्स को भी आप देखें तो आप ये देख सकते हैं कि हालांकि इसने एक रिसेंटली इस पीरियड में एक नया हाई बनाया है, लेकिन तो भी आरएसआई जो है वो 70 को क्रॉस नहीं किया है। हालांकि विलियम्स थोड़ा सा ग्रीन में आ गया था -20 से ऊपर, लेकिन फिर भी इसको बहुत स्ट्रॉन्ग एक अपमूव नहीं कही जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी जब ये आया तो इसने 70 के लेवल को क्रॉस नहीं किया, तो उसी तरह से और यहाँ पे ये जो 50 के लेवल के आसपास है, इस समय भी देखिए इसका आरएसआई जो लेवल है वो 44.39 है। तो मैंने अपने पहली वीडियो में बताया हुआ कि लगभग 50 के आसपास की जो रेंज होती है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की रेंज होती है। तो पिछले कई दिनों से इसने इस लेवल को भी नीचे की तरफ ब्रेक करके ये नीचे नहीं गया है। दैट मीन्स देयर इज नॉट मच वीकनेस इन द स्टॉक, क्योंकि अगर वीकनेस होती तो ये स्टॉक काफी तेजी से नीचे जा चुका होता। बेशक ऊपर नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो इट इज वेरी नियर इट्स ऑल टाइम हाइज। इसमें ऑल टाइम हाइज पे होने के बावजूद भी क्योंकि इसमें सेलिंग नहीं आ रही है, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी इट हैज अ टेंडेंसी टू गो अप, इट मे ट्राई टू फॉर्म न्यू हाइज। और क्योंकि फार्मा स्टॉक है और आजकल फार्मा में कोविड की वजह से खास करके फार्मा पे काफी फोकस है, और ये वैसे भी एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, तो इसकी वजह से भी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अब ऊपर जा सकता है और शायद हो सकता है आने वाले दिनों में नए हाइज भी बनाए। तो दिस इज हाउ यू विल अवॉइड अ फॉल्स ब्रेकआउट। एक बात ये बोलना चाहूंगा कि ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है ये ज्यादातर केसेस में काम करेगी, पर 100% केसेस में काम करेगी ये कहना काफी मुश्किल है। बट आप इतना मान के चलिए कि ज्यादातर केसेस में अगर आपने बाकी सारी चीजें प्रैक्टिस कर ली, अगर आपने बाकी सारी चीजें फॉलो कर ली और बाकी इंडिकेटर्स भी देखे, बाकी और सिग्नल्स भी देखे, जरूरी नहीं सिर्फ ये नहीं है कि आपको कैंडल्स ही देखनी है या सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन देखनी है, कुछ और चीजें भी देखनी है। हो सकता है उस स्टॉक की न्यूज हो सकता है उस स्टॉक के रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हों, कोई और डेवलपमेंट्स हो स्टॉक में, बाकी इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, तो ये भी देखना जरूरी है। बट आपको काफी बार आपका पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मेरा ईमेल है investwise0070@gmail.com। और अगर आप चाहें तो कमेंट्स के अलावा मुझे ईमेल पे भी लिख सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मेरे को कमेंट्स में या ईमेल पे लिख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूं। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन करके ऑल का बटन दबाना मत भूलिएगा। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।